अस्सलामुअलैकुम। मैं माँ पारा तबस्सुम उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेल में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये सेल है। एक मिनट, ये सेल है। सेल में न्यूक्लियस होगा, है ना। तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा, ये न्यूक्लियस होगा, है ना। और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होते हैं वो चारों तरफ से घेरा लगा होता है। उसी घेरे को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन, चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का, या ये भी कहा जा सकता है कि जो सेल से लाइफ पॉसिबल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कौन सा इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है? जैसे एक सेफ़र इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे आपको एक सेफ़ इन्वायरमेंट चाहिए, वैसे ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक सेफ़ इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये सेफ़ इन्वायरमेंट कौन देता है? ये देता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ओके। इसके अलावा ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, यानी जितनी भी हानिकारक चीज़ें होंगी या हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे वो उनको अंदर नहीं जाने देगा। जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस होंगे उनको अंदर जाने देगा। तो इस तरह से ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का भी काम करता है। सेमी का मतलब होता है थोड़ा सा, आधा, है ना। और परमेबल मतलब परमिट। तो किसी किसी को परमिट देता है, कहता है कि अंदर चले जाओ, किसी को परमिट नहीं देता है, कहता है कि तुम रुके रहो, है ना। तो इस सेंस में इसको समझ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देता है। इस तरह से वो सेल की हिफाजत करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो चूँकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग अल्ट्रा थिन पतला, है ना, इलास्टिक, लचीला, पोरस यानी कि छेद होता है, छिद्रित होते हैं, एंड सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ सेल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यही डेफिनेशन है कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब सेल को प्रोटेक्ट करने वाला एक लिविंग, बहुत ही इलास्टिक, पोरस मेम्ब्रेनस कवरिंग जो है उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक थे डानियल, और एक थे डेविसन और डानियल ने 1935 ईस्वी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्राई लैमिनर नेचर प्रपोज किया था। बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ट्राई लैमिनर नेचर के होते हैं। उसके बाद 1938 में हार्वे और डानियल ने फिर से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हाइपोथेटिकल मॉडल प्रपोज किया था। हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक, कल्पना की थी उन्होंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से हो सकता है। तो मैं अभी आपको सारा डिटेल बताती हूँ। तो आपने सैंडविच देखा है क्या? देखा क्या? आपने खाया होगा, आप डेली भी खाते होंगे, है ना। तो मैं बताती हूँ सैंडविच। यहाँ पे मैं सैंडविच का फिगर बनाती हूँ। चलो देखो।
जैसे मान लीजिए सैंडविच में ब्रेड की 2 स्लाइस होती है, तो ये ब्रेड की 1 स्लाइस हो गई और ये ब्रेड की 1 स्लाइस हो गई। ओके? फिर स्लाइस में आप कुछ भर के खाते होंगे, है ना? तो मान लीजिए ये आपका अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्जी हो सकती है ना? तो ये हो गई आपकी सब्जी। तो ये सैंडविच आपको दिखाई दे रहा है। तो हार्वे और डानियल ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सैंडविच के जैसा होता है। सैंडविच बनाने का यही मकसद है कि हार्वे ने और डानियल ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैंडविच जैसा होता है। सैंडविच में क्या-क्या होती हैं? यहाँ ब्रेड की स्लाइस तो होगी नहीं। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो प्रोटीन होता है और दूसरा लिपिड होता है। तो प्रोटीन में भी यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। और लिपिड्स होते हैं, तो ये जो ऊपर का है पोर्शन, ये आपका है, जिसको मैं ब्रेड की स्लाइस कह रही, ये है आपके प्रोटीन। और जो ये अंदर है, ये है लिपिड। ओके? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैंडविच के जैसा होता है। सैंडविच में 2 चीज़ें होती हैं, एक ऊपर की तरफ प्रोटीन की लेयर होती है और नीचे की तरफ भी प्रोटीन की लेयर होती है और बीच में लिपिड्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितने भी सेल्स होते हैं, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है, जो इनकी यहाँ से यहाँ तक की मोटाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है पूरी, ये होती है आपकी 100 से 215 एंगस्ट्रॉन की। ये होती है 100 से 215 एंगस्ट्रॉन की। ओके? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं, उसमें कभी-कभी कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि प्रोटीन में भी ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, तो यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सैंडविच के जैसा होता है, जिसमें ऊपर प्रोटीन होता है, नीचे प्रोटीन होता है और बीच में लिपिड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं और इनकी टोटल थिकनेस जो होती है वो 100 से 215 एंगस्ट्रॉन की होती हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह से बने होते हैं। ओके? ये जनरल स्ट्रक्चर है समझने के लिए, आपके दिमाग में इतना स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर मैं इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करूँगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। मैं और भी फिगर बना देती हूँ। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा गया तो ये बताया गया क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की 2 लेयर की बनी होती हैं, जिनमें लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स हमेशा चेन में पाए जाते हैं। कुछ चेन तरह के आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ये ऊपर की तरफ जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, नीचे की तरफ भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है और बीच में जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल है। तो लिपिड मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये लिपिड मॉलिक्यूल है ना? तो लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो चेन के रूप में है। चलिए फिगर देख लीजिए, ओवरऑल फिगर ही समझा देती हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के 2 लेयर के बने होते हैं, जिसमें लिपिड मॉलिक्यूल चेन के रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो चेन होते हैं, चेन लिपिड मॉलिक्यूल के, वो पैरेलल फॉर्म में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल फॉर्म में एक दूसरे के
सामने ये लिपिड मॉलिक्यूल अरेंज्ड है। लिपिड मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे हैं ये लिपिड मॉलिक्यूल। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे आती है, मैं यहाँ पे समझाऊंगी पहले आपको। यहाँ समझा देती हूँ। जैसे लिपिड लेयर होते हैं, जैसे मान लो ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ओके, यहाँ पे लिपिड है, ये भी लिपिड है ना। तो ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये लिपिड, ये लिपिड, ये प्रोटीन। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल से लिपिड मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी प्रोटीन मॉलिक्यूल से लिपिड मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्रोटीन लिपिड भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे एक बात बताई गई कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में जो कनेक्शन होता है, ये बीच का जो कनेक्शन होता है, इनके बीच का जो कनेक्शन होता है, ये होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में। तो इसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रोटीन और लिपिड के बीच में पोलर इंड पाए जाते हैं, पोलर इंड पाए जाते हैं, है ना। और इसके बीच में नॉन पोलर इंड पाए जाते हैं, नॉन पोलर इंड पाए जाते हैं, है ना। तो जो लिपिड और प्रोटीन के बीच में जो कि पोलर इंड पाए जाते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या इसको ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से या फिर आयनिक लिंकेज द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन? प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल। प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल आपस में चूँकि पोलर इंड होता है, और पोलर इंड होने की वजह से यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब मैंने बताया है कि वाटर लविंग, यानी वाटर लविंग नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वाटर लविंग नेचर होने की वजह से एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। उसके विपरीत बात करें, अगर लिपिड मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल, एक ऊपर का लिपिड मॉलिक्यूल और नीचे का लिपिड मॉलिक्यूल, ये दोनों लिपिड मॉलिक्यूल भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये किसी हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे नॉन पोलर इंड पाए जाते हैं, और नॉन पोलर इंड होने की वजह से यहाँ पर वान डेर वाल फोर्स जनरेट हो जाता है। तो ये कहते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल का जो ये वाला इंड है, ये सिरा ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर हीटिंग होता है ना। और वाटर हीटिंग होने की वजह से ये भी वाटर हीटिंग, ये भी वाटर हीटिंग, और दोनों वाटर हीटिंग होने की वजह से उनके बीच में एक वांडर वाल फोर्स जनरेट होता है, और इस वांडर वाल फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे, अब मैं ओवरऑल समराइज कर देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एक्चुअल में सैंडविच की तरह होते हैं, और सैंडविच में एक ऊपर प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है, और नीचे की तरफ भी ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है। बीच में लिपिड का बाई लेयर पाया जाता है ना। इनकी थिकनेस जो होती है वो 100 से 215 एंगस्ट्रॉन की होती है। अगर हम लिपिड और प्रोटीन के बीच के कनेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे जो लिपिड का इंड होता है वो पोलर इंड होता है, और पोलर होने की वजह से वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से लिपिड प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जबकि अगर इनकी टेल की यानी यहाँ की बात करें,
तो वो नॉन पोलर इंड पाए जाते हैं, और नॉन पोलर इंड लिपिड मॉलिक्यूल का एक नॉन पोलर इंड और दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल का नॉन पोलर इंड बीच में एक वंडर वॉल फोर्स जनरेट करता है, और उस वंडर वॉल फोर्स से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरसेलुलर स्पेसिस की बात करें, इंटर का मतलब होता है बीच में, सेलुलर का सेल, यानी सेल के बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं, दो एडजेसेंट सेल होंगे। जैसे मान लीजिए दो सेल हैं, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, तो इनके बीच में स्पेस होगा ना, ये बीच में एक स्पेस है, तो इस स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पर भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, है ना। तो इन दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस के नाम से जानते हैं। अगर हम इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो इंटरसेलुलर स्पेस कम से कम 110 से 150 एंगस्ट्रॉन चौड़े होते हैं। 110 से 150 एंगस्ट्रॉन चौड़े होते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा मटेरियल भरा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मटेरियल भरा होता है, जो कि एक सीमेंटिंग सब्सटेंस, सीमेंट देखा है ना आपने, तो सीमेंट जोड़ने वाला, है ना, तो एक सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम करते हैं। इनके इंटरसेलुलर स्पेसिस में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के होते हैं, जो कि एक सीमेंटिंग सब्सटेंस का तरह काम करते हैं, लेकिन इनका एग्जैक्ट केमिकल नेचर अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है, यानी अब तक अननोन है, अभी तक किसी को पता नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो जनरली आपने देख लिया कि क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके अलावा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यहाँ नहीं है, यहाँ देख लीजिए, जैसे इसमें चैनल प्रोटीन दिखाई दे रहा है, कैरियर प्रोटीन, देखिए चैनल प्रोटीन दिखाई दे रहा है, कैरियर प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसके अलावा इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन बता देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ दूसरे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे कि माइक्रोविलाई, डेस्मोसोम्स हैं, हेमीडेस्मोसोम्स हैं, सेप्टेड डेस्मोसोम्स हैं, टर्मिनल बार्स हैं, है ना। उसके अलावा इंटरडिजिटेशंस हैं, उसके अलावा टाइट जंक्शन है, गैप जंक्शन है, और इनफोल्डिंग वगैरह भी पाए जाते हैं किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होते हैं, सेमी परमिएबल होते हैं, यानी सेमी परमिएबल इन सेंस में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंस को, कुछ आयंस को सेल के अंदर जाने देते हैं, कुछ आयंस को सेल के अंदर नहीं जाने देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इतनी सेंसेशन होती है कि उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के लिए हानिकारक है, यानी कि हार्मफुल है, और कौन सा सब्सटेंस बेनिफिशियल है, यानी कि फ़ायदेमंद है। तो उसी हिसाब से वो पहले सेलेक्ट कर लेता है कि इसको सेल में जाने देना चाहिए, तो उसको सेल में जाने देता है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। ओके, अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो ये ऑस्मोसिस का नाम आपने सुना होगा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको जनरल ऐसे समझ लो कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल का, जैसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल वाटर का, है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न में कोई भी सब्सटेंस आयंस वगैरह जो होंगे वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा
या ऑस्मोसिस को मैं कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करती हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको ऐसे सब इस तरह से डिफ़ाइन करती हूँ कि किसी भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन द्वारा वाटर मॉलिक्यूल का किसी भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन द्वारा वाटर मॉलिक्यूल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से, यानी जहाँ सांद्रता ज़्यादा हो तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो ऑस्मोसिस का है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखती है कि वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा होगा उधर से वो वाटर को लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी जिधर वाटर मॉलिक्यूल कम होगा उधर की तरफ भेज देगी। ओके, डिफ्यूज़न की बात करें जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो डिफ्यूज़न में कोई भी कोई भी मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपने हायर इसमें किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो किसी भी या इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी भी मॉलिक्यूल्स का अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बिना एनर्जी खर्च किए, बिना किसी एटीपी का यूज़ किए जाना ही डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल जिसको कोई एनर्जी नहीं दे रहा है वो किसी भी पोर से सेल के अंदर घुस जाती है, तो इस तरह की प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन डिफ्यूज़न भी है। उसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, डिफ्यूज़न में एक चीज़ जान लीजिए कि डिफ्यूज़न में आयंस का डिफ्यूज़न होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आयंस का डिफ्यूज़न होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो डायरेक्ट किस पे डिपेंड होगा, कॉन्सेंट्रेशन पे और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स पर, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर आयंस का डिफ्यूज़न होता है और ये डिफ्यूज़न का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सेम वही चीज़ें होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स या आयंस को मूव कराता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से नहीं, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी आयन और मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। जैसे डिफ्यूज़न में आपने देखा कि हायर से लोअर में हुआ है ना, वो भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। ऑस्मोसिस में भी आपने देखा कि हायर से लोअर की तरफ हो रहा था, है ना। लेकिन इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें कुछ एटीपी खर्च होते हैं और उस एटीपी की हेल्प से कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है वो अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं और ये काम करता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एटीपी आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में एटीपी बनते हैं और इस एटीपी का यूज़ बहुत जगह होता है, जिसमें एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एटीपी का यूज़ होता है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटीपी खर्च करती है। एटीपी खर्च करके किसी भी मॉलिक्यूल्स और आयन को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में भेज देती है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस आपने देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभी बड़े बड़े पार्टिकल्स को खा जाती है, इंजेस्ट कर जाती है, अपने अंदर हजम कर जाती है ना। तो इसी प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेती है, खा जाती है। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक पिनोसाइटोसिस यानी कि अगर किसी केमिकल को खा रही है, किसी
लिक्विड को खा रही है तो वो पिनोसाइटोसिस है, और किसी सॉलिड पार्ट्स को, सॉलिड सब्सटेंस को खा रही है तो वो फैगोसाइटोसिस है। तो इंडोसाइटोसिस भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आया, अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि पिनोसाइटोसिस हो रहा है, अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि फैगोसाइटोसिस हो रहा है। तो इंडोसाइटोसिस में ओवरऑल किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन खा जाती है, इंजेस्ट कर जाती है। ओके। एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी सब्सटेंस को अपने बाहर निकाल देती है। एक्सो का मतलब बाहर होता है, तो यहाँ पे इंजेस्ट नहीं करती बल्कि इजेस्ट कर देती है, बाहर निकाल के फेंक देती है। ओके। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। पहला परमिएबिलिटी यानी सेमी परमेबल होते हैं। ऑस्मोसिस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूज़न में यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स के विपरीत, है ना। यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं बिना एनर्जी खर्च किए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज़ करके एटीपी लेके, और लोअर कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयंस है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। इंडोसाइटोसिस में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको खा लिया जाता है, इंजेस्ट कर लिया जाता है। अगर वो पिनोसाइटोसिस यानी कि अगर लिक्विड फॉर्म में खाया जाता है तो पिनोसाइटोसिस है, अगर सॉलिड फॉर्म में खाया जाता है तो फैगोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस में कोई भी सब्सटेंस बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर गौर से देख लीजिए, क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ और बताने लायक नहीं है, जितना बता सकती थी बता दिया। अब इससे हायर लेवल का कुछ बताने लायक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से होती है ना। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस इतना ही है। एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा जहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।